Hello students, we have completed our chapter 6 life processes yesterday. So today we will start the question answers, solution of the book. First of all, we will start in text question answer solution. Page number 95, question number 1. What processes would you consider essential for maintaining life? वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होती हैं, यानी कि ज़रूरी होती हैं। तो वही सब प्रोसेसेस जिन्हें कि आपने बेसिकली इन चैप्टर में पढ़ा है। इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन यानी कि फूड चाहिए हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, और रेस्पिरेशन यानी कि उस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन जो आ रही है उसके थ्रू ऑक्सीडाइज होकर जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ये रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो गए, ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल तक पहुंचते हैं। ये सब कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। और डिफरेंट सेल में पहुंचने के बाद सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन मॉलिक्यूल्स को लेकर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, और ये प्रोसेस एक्सक्रीशन से है। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। Question number 2. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? यूनिसेलर में मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो फूड इनटेक कर रहे हैं या फिर एक्सक्रीशन कर रहे हैं, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यूनिसेलर में तो सिंगल एक सेल है, तो एक सारे की सारी जो सेल है यानी कि पूरी बॉडी जो है वो बाहर एयर के कांटेक्ट में अपनी सेल सरफेस के थ्रू रहती है, अपनी जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू कांटेक्ट में रहती है। लेकिन मल्टी सेलर में हर सेल जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी। इन्होंने लिख रखा है कि इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ओनली द सेल्स प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। भाई सिर्फ बाहर की सेल ही तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है, बाकी सेल्स नहीं है। इसलिए डिफ्यूज़न जो है वो एक इनसफिशिएंट प्रोसेस है किसके अंदर? मल्टी सेलुलर के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात एक और ये भी है कि डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है उससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे अंदर और भी डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और भी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफ्यूज़न के थ्रू पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जो और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती जो एनर्जी जनरेट कर सके डिफ्यूज़र से। इसलिए पर्टिकुलर ऑर्गन बनाए हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनसे कि ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव? कोई भी चीज़ जीवित है इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? इसके लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। एक पॉइंट लेकर आप कभी भी ये बात नहीं कह सकते हो कि हाँ ये चीज़ जीवित है। उसके लिए हमें 2-4 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। जस्ट लाइक ग्रोथ, जिन ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है दोज आर लाइव। मूवमेंट, जो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह वो जिंदा है। जो रेस्पॉन्स कर रहा है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, यानी कि कोई भी बाहर से एनवायरमेंटल फैक्टर अगर उसको टच कर रहा है तो वो उस चीज़ को रेस्पॉन्स करेगा उसके लिए, जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़, इन सब पॉइंट्स को हमें देना पड़ेगा किसी भी चीज़ के जीवित रहने के लिए। Question number 4. What are outside raw materials used for by an organism? आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि वो एज अ न्यूट्रिशन यूज़ कर रहा है। ठीक है, आउटसाइड रॉ मटेरियल जो कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वो क्या है? अच्छी तरह से पता है आप लोगों को, फूड। ठीक है, बाहर से जो भोजन लिया जा रहा है, और क्या लिया जा रहा है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो और लेकिन एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में प्लांट्स होते हैं या फिर अदर एनिमल्स होते हैं जिससे वो फूड की फॉर्म में ले रहा है और फूड से एनर्जी जनरेट होती है। दूसरी चीज़ हमें क्या सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि इस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प चाहिए होती है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये आउटसाइड रॉ मटेरियल हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स को सारे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं?
रॉ मटेरियल क्या है प्लांट्स के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से मिल रही है, जिसे कि प्लांट कैसे अपटेक करता है? स्टोमेटा के थ्रू इनटेक कर रहा है, ठीक है। और जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है? वो ज़मीन से मिलता है, सॉइल से। सॉइल से वाटर अपटेक कर रहा है, रूट्स के थ्रू जा रहा है वाटर प्लांट्स के अंदर। और तीसरा मैंने रॉ मटेरियल आपको बताया, सनलाइट। सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल नाम की कंटेंट के थ्रू। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, और ये क्या काम करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है और यानी इस सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल में, यानी कि ग्लूकोज में। तो ये सब रॉ मटेरियल्स हैं, और ये कैसे प्राप्त होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड्स इन अवर स्टमक? एसिड का क्या रोल है हमारे स्टमक के अंदर? आप लोगों को न्यूट्रिशन में जब ह्यूमन डाइजेशन आपने पढ़ा था तो याद आ गया होगा कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। तो HCl क्या चीज़ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है ये हमारी बॉडी में इसका रोल क्या है स्टमक के अंदर? इसका रोल ये है कि ये जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। पेप्सिन किस कंडीशन में काम करेगा? एसिडिक कंडीशन में। और HCl स्टमक के अंदर एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि पेप्सिन काम करेगा। और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देना। तो प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? पेप्सिन की प्रेजेंस में होता है। पेप्सिन ही उसको ब्रेक डाउन करता है, लेकिन कंडीशन उसको चाहिए है एसिडिक एनवायरनमेंट की, जो कि प्रोवाइड कराता है HCl। तो एक तो ये रोल हो गया उसका। दूसरी बात ये होती है कि स्टमक में अगर कुछ थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँच गए हैं तो उनको किल करने का भी, जर्म्स अगर पहुँच गए हैं तो उनको किल करने का काम भी ये HCl करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन है? अच्छी तरह से जानते हैं आप डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है। डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और ये डाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि आपने कौन कौन से पढ़े थे ह्यूमन न्यूट्रिशन में? सबसे पहले आपने सलाइवरी एमाइलेज पढ़ा था, जो हमारी सलाइवा के अंदर पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके बाद आपने स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था, जिसमें कि पेप्सिन एंजाइम था। ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स पढ़े थे। कौन कौन से एंजाइम पढ़े थे? ट्रिप्सिन पढ़ा था, पेप्सिन पढ़ा था, और क्या नाम, ट्रिप्सिन पढ़ा था, और लाइपेज पढ़ा था। ट्रिप्सिन क्या काम कर रहा है? ये अगेन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है। लाइपेज क्या काम कर रहा है? ये फैट को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। जब सिंपल मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमारी फूड में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में हम इनको इनटेक कर रहे हैं। और जब हमारे बॉडी में जा रहा है, इन डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से ये सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल ईजी हो जाते हैं एब्जॉर्ब करना ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड में ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Now the next question, what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है? ऑटो यानी कि सेल्फ, न्यूट्रिशन सिंथेसाइज ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड। और हेट्रोट्रॉफिक जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट, हेट्रो मीन्स अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ है कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है, अपना फूड खुद बना रहा है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इस टाइप का न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, और इस टाइप का न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जिसको आपने डिटेल में पढ़ा है, वो हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन खुद होता है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है या हम हैं, कोई भी है, वो प्लांट पे डिपेंडेंट होता है या फिर एनिमल पे ही डिपेंडेंट होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, सॉरी,
What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक और एडवांटेज क्या होता है, एक फ़ायदा क्या उसको मिलता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की तुलना में, हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन, किस रिगार्ड में, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के रिगार्ड में, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के दौरान एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन ले रहा है और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी ले रहा है। एक्वेटिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है कि वाटर हैज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। पानी के अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जा रही है, डिजॉल्व फॉर्म में। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डीओ की फॉर्म में पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है और कंसनट्रेशन बहुत कम होती है पानी में। और एयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जा रही है, गैशियस मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जा रही है, O2 की फॉर्म में पाई जा रही है और कंसनट्रेशन पानी की तुलना में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसे ब्रीद बहुत जल्दी फास्ट ब्रीद करना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन को लेने के लिए, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग जो हैं या जो भी एनिमल्स वगैरह हैं ज़मीन पर रहने वाले, उनको उतना जल्दी ब्रीद नहीं करना पड़ता। तो ये एक फ़ायदा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में कि उनको ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल गई है एटमॉस्फेयर के अंदर, जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको कंसनट्रेशन कम मिलती है, तो उसे फास्ट ब्रीथ करके अपनी रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है। और रिक्वायरमेंट क्या है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फूड को ऑक्सीडेशन करने की, ऑक्सीडाइज करने की और उससे एनर्जी जनरेट करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन की किस तरह से डिज़ाइन हुई है कि वो अपने फूड को एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्टेड मतलब ऐसा क्या उसके अंदर एक्स्ट्रा है कि वो ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन कर सकती है। तो एक चीज़ है उसके अंदर विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आप डायग्राम में देखेंगे बुक में या कहीं भी आप देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का निकाल कर, तो उस डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं, ये विलाई कहलाती हैं। विलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ठीक है। विलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देगी वो, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ये जो ब्लड कैपिलरीज विलाई के अंदर मौजूद हैं, ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, जो फूड उस रीजन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट होने का मतलब बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया, फ्लूइड कहाँ पर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर आगे सप्लाई कर देती हैं। तो इस तरह से डाइजेस्टेड फूड को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्पेसिफाइड रीज़न है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सबसे ज़्यादा फूड इसी में एब्जॉर्ब हो रहा है और किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, विलाई के थ्रू, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसके बारे में पूछा गया है। कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम एक मॉलिक्यूल करता है जो है हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कार्बन जो है प्लाज्मा में घुली हुई होती है और वो उसी फॉर्म में आगे सप्लाई हो रही है, आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। The air present in the alveolar sac have high concentration of oxygen, while the blood capillaries surrounding the alveolar sac are deficient in oxygen. आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जैसे हमने सांस ली, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो है वो हमारी लंग्स के अंदर गई, यानी कि हमारी लंग्स में जो एयर है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, ऑक्सीजन। जबकि लंग्स में जो एयर भरी है और लंग्स के बाहर जो ब्लड है, ठीक है, जो एल्वियोलाई, मैंने आपको लंग्स की जब स्ट्रक्चर बताई थी उसमें 2 पार्ट्स बताए थे, एक तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सब चीज़ें थी, ये तो कंडक्टिंग पार्ट था। और लास्ट वाला पोर्शन जो था इन सब का, ट्रैकिया का, वो क्या कहलाता है, एल्वियोलाई, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाली साइड थी। तो एल्वियोलाई के बाहर की तरफ जो ब्लड भरा है वो कौन सा है, जो बॉडी से वापस होके आया है, बॉडी से सारी प्रोसेसिंग के बाद आया है। और एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड भरा है वो कौन सा है, जो लंग्स में भर जाता है ब्लड। लंग्स में जो ब्लड भर जाता है तो वो एल्वियोलाई तक भी पहुंच जाता है, सॉरी ब्लड भर जाता है नहीं, एयर भर जाती है। जब हम नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो एयर कहाँ भर गई है, लंग्स के अंदर भर गई है।
वो लंग्स के अंदर एयर भरने के बाद एल्वियोलाई में पहुंच गई। एल्वियोलाई के बाहर की तरफ जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और बहुत कम मात्रा के अंदर है। और जबकि एल्वियोलाई के अंदर जो है उसके अंदर ब्लड जो है उसमें जो एयर है वो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है। तो अंदर से ये बाहर ब्लड के अंदर आ जाती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू आ जाती है। ब्लड में जब ये ऑक्सीजन आती है तो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट की क्या क्वालिटी होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत बाइंड कर जाता है, बाइंड करके और उसको लेकर ये फिर ट्रैवल करना शुरू कर देता है और उसको जगह जगह अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तो इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जब ये डिफरेंट सेल्स या ऑर्गन्स में पहुंचता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो इस मॉलिक्यूल का नाम बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब डिफरेंट सेल्स में पहुंचता है वहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी मिलती है उसको जो एल्वियोलाई के पास में जो कंडीशन है उससे बिल्कुल अपोजिट होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, एकदम से ऑक्सीजन से वहाँ डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब ऑक्सीजन छूट जाती है इससे। तो इस तरह से ऑक्सीजन को सप्लाई करता जाता है डिफरेंट सेल्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई भी सेम ऐसे ही होती है कि अब ये उल्टा पाथवे होगा, भाई ये तो ब्लड में लंग्स से जा रहा है बॉडी पार्ट्स के अंदर, ये बॉडी पार्ट से जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बांधेगा, अपने साथ अटैच करेगा और वापस लेकर कहाँ पर आ जाएगा, लंग्स में पहुँचाएगा। लेकिन ये कम मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इतनी एफिनिटी नहीं है इसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अलावा ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू भी। प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, इस तरह से भी ये बाहर ट्रांसफ़र होती चली जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर और लंग्स में जाने के बाद एक्सपेल्ड आउट हो जाती है नोस्ट्रल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे लंग्स को किस टाइप से डिज़ाइन किया गया है, कैसे वो डिज़ाइन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मेंटेन कर सकें, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे मेन इसका आंसर है एल्वियोलाई। जो लंग्स हैं, सारा लंग्स आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से, ट्रैकिया से स्टार्ट हो रहा है और फिर ब्रांचिंग हो रही, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल सब कुछ है, लेकिन जो टिप है लास्ट में जाकर ये कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसा होता है, बिल्कुल फूला हुआ बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी इसकी जो सरफेस एरिया है काफ़ी बढ़ जाता है बैलून जैसे सरफेस होने की वजह से। और ये सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी मैक्सिमाइज हो जाती हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी का मतलब जो साइट है वो काफ़ी सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गैशियस मॉलिक्यूल को एक्सचेंज कर सकती है एल्वियोलाई साइट। और आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक लंग के अंदर करीब 300 से 350 मिलियन एल्वियोलाई, कितनी ज़्यादा एल्वियोलाई एक लंग के अंदर पाई जाती हैं। तो और सबकी जो शेप कैसी है, बैलून लाइक है, यानी कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़न के थ्रू लगातार सप्लाई होती चली जाती है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ये एरिया मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दोज कंपोनेंट्स। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा है जस्ट रिसेंटली, अभी 1-2 लेक्चर से पहले ही। हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है वो बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिव। हार्ट क्या चीज़ है, मस्कुलर ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि ये पंपिंग कर रहा है ब्लड की, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंपिंग कर रहा है और सप्लाई करने का काम हार्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो ब्लड की पंपिंग है वो सारी की सारी किसके थ्रू हो रही है, हार्ट के थ्रू हो रही है। कैसे ये ब्लड हार्ट से प्योरीफाई होकर निकल रहा है डिफरेंट ऑर्गन में जाने के लिए, कैसे इसमें वापस आ रहा है प्योरीफाई होने के लिए, तो ये सारा कुछ मेंटेन करता है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ब्लड। ब्लड के बारे में सभी जानते हैं, फ्लूइड होता है, 9th में आपने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है ब्लड सेल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं इनको। तो किससे 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या है, प्लाज्मा में भी बहुत सारा, ये भी फ्लूइड है एक तरीके से और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, बाकी और प्रोटीन वगैरह भी पाए जाते हैं। अब ब्लड सेल की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड सेल में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। 3 सेल क्या है, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी का क्या काम है,
सबसे इम्पोर्टेंट काम है ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। कैसे? आरबीसी के अंदर पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और इसे बाइंड करके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर भी निकालता है, पहुंचाता है लंग्स तक। तो ये काम आरबीसीज का होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से पता है किसी भी एंटीजन को मारने का काम करती है। एंटीजन का मतलब होता है कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर करता है, फटाक से उसको मारने का काम कौन करता है? एंटीबॉडीज़ करती है। तो यानी कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है एंटीबॉडीज़ का, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है हमारी, कि बीमारियों से हमें बचा रही है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, डब्ल्यूबीसी हमें बीमारियों से बचा रही है। और प्लेटलेट क्या काम करती है? क्लॉटिंग का काम करती है। कहीं गिर गए, चोट लग गई, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में ब्लीडिंग रुकती कैसे है? अदरवाइज तो सारा ब्लड निकल के बॉडी से बाहर आ जाए। और वो रुकती कैसे है? बाय द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। एंड क्लॉटिंग जो है वो फैक्टर किसके थ्रू रेगुलेट हो रहा है? हमारी प्लेटलेट्स के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। और प्लाज्मा का आपको मैंने बता ही दिया कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन भी पाए जाते हैं, प्लस ये इसका भी फ्लूइड है, ये एक तरीके से इसका भी काम क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट्स, इन सब चीज़ों को डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो ये तो हो गया ब्लड का काम। अब बात आती है ब्लड वेसल्स की। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अगर मेजरली हम देखें तो दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेंस। और एक और भी इसमें ब्लड वेसल में हम इंक्लूड कर सकते हैं एक और तरह की ब्लड वेसल्स को, वो है कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्योर ब्लड को सप्लाई करना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। वेन का काम क्या है? इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करना हार्ट में, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो हार्ट तक पहुंचाती है, हार्ट फिर आगे लंग्स तक पहुंचाता है। तो ये काम इन वेसल्स का है। कैपिलरीज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या रोल है कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर डीपली जो सेल्स है अंदर की तरफ, वहाँ पर ये आर्टरीज अभी नहीं जा पा रही, तो वहाँ पर ये कैपिलरीज पहुँच जाती है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर बहुत कम होता है, बिल्कुल पतली फाइन जो वेसल्स होती हैं ना, बारीक बारीक वेसल्स, ये कैपिलरीज कहलाती है। और ये जल्दी से एंटर कर जाती हैं कहीं भी सेल के अंदर, डीपली, कितना भी कोई सेल हो, कोई पार्ट हो, कोई टिश्यू हो, और वहाँ जाकर सप्लाई कर देती है ब्लड को। तो ये तो हो गई ब्लड वेसल्स। और नेक्स्ट है, उनका फंक्शन भी बता दिया, लिम्फ। लिम्फ भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टरी सिस्टम का, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। ये क्या काम कर रहा है? ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को, जो एब्जॉर्ब करा गया है फैट फूड में से और डाइजेस्ट किया गया है, इसे क्या काम करेगा? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है? ब्लड के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया इसका भी कि जो फूड में जो फैट डाइजेस्ट हुआ है उसे ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनका क्या फंक्शन है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? ये मैंने कल ही आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है। सबसे मेन फैक्टर है ऑक्सीजन, उसे हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। और इसकी एफिशिएंट सप्लाई यानी कि प्रॉपर सप्लाई के लिए, पर्याप्त सप्लाई के लिए इन चैम्बर्स का अलग होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर उसके। ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोगों को मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है बहुत ज़्यादा? क्योंकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारी सेल्स हैं वो लगातार जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की लगातार ज़रूरत होती है। तो लगातार सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हार्ट के जो ये सेपरेट चैम्बर्स हैं ये बहुत सही रोल निभाते हैं, सप्लाई को लगातार मेंटेन करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड को अलग करते हैं, और ऑक्सीजन इजीली ब्लड में जाकर डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाती है। एंड द नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे अंदर एनिमल्स में भी क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलर। यूनिसेलर में जैसे आपने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा, मल्टी सेलर में हम खुद अपना एग्जांपल है मल्टी सेलर का, तो ठीक है ना, और एनिमल्स वगैरह भी हैं। तो उसी तरह प्लांट में भी होता है कि लोअर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। लोअर प्लांट्स बहुत सिंपल प्लांट्स हैं जिनके अंदर की ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं है अंदर बॉडी के अंदर, और
वैसे ही हायर प्लांट्स हैं जिनमें कि पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है। तो दोनों के अंदर मतलब इन्होंने ये पूछा है कि हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके थ्रू हो रहा है। लोअर प्लांट्स छोटे मोटे हर्ब्स हैं, घास है, शब्स हैं, इनके अंदर तो चलो रूट प्रेशर ही पानी वगैरह पहुंचा दे रहा है या कोई सिंपल सिस्टम से ही मिल जाएगा। लेकिन जो हायर प्लांट्स में उनमें मान लीजिए पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है, वेस्कुलर सिस्टम जिसे कि बोलते हैं प्लांट्स का। इस वेस्कुलर सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या काम कर रहा है? जाइलम काम करता है वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अंदर पहुंचाने का काम। जाइलम कैसे काम करेगा? ये रूट जो है वो वाटर और मिनरल्स को, जो हम पानी डालते हैं पौधे के अंदर तो पानी के अंदर मिनरल भी घुल जाता है, वाटर भी होता है, उस वाटर को अपटेक करती है रूट न्यूट्रिएंट के साथ में और अपटेक करके ऊपर की तरफ पहुंचाती है। ऊपर की तरफ थोड़ी दूरी तक तो ये रूट प्रेशर पहुंचा देगा, लेकिन आगे पूरे प्लांट के ऊपर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। जाइलम इसको लेकर जाता है और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है। इसी तरह से डिज़ोल्व फॉर्म में, इसी तरह से फ्लोएम जो है वो क्या काम कर रहा है? जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद, जो फूड सिंथेसाइज हुआ है लीव्स के अंदर, उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जो फ्लोएम भी कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लोएम भी एक वो क्या ना वेस्कुलर टिश्यू है, रेदर वी कैन से वेस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं हम इसको। और ये वेस्कुलर टिश्यू क्या काम कर रहा है कि लीव्स में जो फूड बनाया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, इस फूड को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है और बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ऊपर नीचे सब तरफ पहुंचा देता है। जाइलम क्या करेगा? सिर्फ ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने हैं फूड का, वाटर का और मिनरल्स का।